वही खाता वही के हमने इससे पहले आपको सवाल भी समझाया था और खाता वही में किस प्रकार से प्रविष्टि के माध्यम से सवाल किए जाते हैं वह बताया था। लेकिन खातों का शेष कैसा निकाला जाता है उस संबंध में हमने आपको नहीं समझाया था। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खातों के शेष निकालना कैसे निकाला जाता है वह यहाँ पे हम समझाएंगे। ध्यान से देखें, बहुत ही सरल है। सिर्फ एक दो खातों को बनाकर हम आपको यहाँ पे समझा देंगे कि किन खातों का शेष किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे हम एक लेते हैं पहला पूंजी खाता कि कुछ मदों को लिख देते हैं और इन मदों के आधार पर उसे हम वर्गीकृत कर देंगे। आपको समझा देंगे सभी खाते किस प्रकार से लिखा जाता है। जब हम यहाँ पे इसका प्रारूप बनाते हैं तो आपको याद ही होगा कि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं। तो आपको हमने समझाया था, पहला दिनांक का कॉलम लिखा जाता है, इसके बाद में विवरण लिखते हैं, फिर खाता। यहाँ पर यदि हम लिख रहे हैं तो जनरल पृष्ठ लिख दिया जाता है और डेबिट राशि लिख दी जाती है। यह डेबिट पक्ष है तो राशि जो रहेगी वह डेबिट की रहेगी। इसी प्रकार दूसरे पक्ष को हम क्रेडिट पक्ष कहते हैं और पहला कॉलम दिनांक का होगा, विवरण का होगा दूसरा, जनरल पृष्ठ का तीसरा और राशि का चौथा कॉलम यहाँ पे बनाया जाता है। इस प्रकार से हम यहाँ खाता वही तैयार करते हैं। इसी में हम दूसरा एक खाता रोकड़ खाता भी आपको बनाकर दिखाते हैं और रोकड़ खाता भी इसी प्रकार से बनाया जाएगा। उसमें आप देखिए कुछ मदों को लिखेंगे हम, अधिक मद तो नहीं लिखेंगे। जैसे हमने लिखा था व्यापार प्रारंभ किया, 1 लाख रुपए से हमने व्यापार को प्रारंभ किया था, यह हमने लिखा था। अब यहाँ पे देखिए यदि हमने पूंजी उसमें प्रविष्टि हमने क्या किया था, रोकड़ आई व्यापार में, इसलिए रोकड़ खाता डेबिट किया था। और किससे किया था आपको मालूम है, पूंजी खाते से किया था। पूंजी खाते से हमने यहाँ पे कर दिया था और प्रविष्टि करने के बाद में आपने देखा था उसको हमने खतौनी किए थे। पूंजी खाता है यदि तो पूंजी खाता क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, इसलिए क्रेडिट पक्ष में लिखा था, दिनांक लिख दिया था उसकी। विवरण में हमने यहाँ पर जो लिखा था विपरीत पक्ष में जो लिखा हुआ था रोकड़ खाता डेबिट, उसे हमने यहाँ पे लिख दिया था, रोकड़ खाते को लिख दिया था और राशि 1 लाख रुपए यहाँ पर हमने लिख दी थी। इसी प्रकार यदि रोकड़ खाता हमने बनाया था तो यह डेबिट पक्ष था और यह क्रेडिट पक्ष। तो रोकड़ डेबिट हुई थी इसलिए डेबिट पक्ष में हमने लिखा था और विपरीत पक्ष में क्या था, पूंजी था, इसलिए पूंजी खाते से लिख दिया था और 1 लाख रुपए यहाँ पर रोकड़ लिख दी थी पूंजी की राशि। इसके बाद रोकड़ में हमने खरीदा था तो कुछ मदों को हमने लिखा था, क्रय किया था तो प्रविष्टि हुई थी क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाते से, तो क्रय खाते को लिख दिया था यहाँ पे, क्योंकि ये रोकड़ खाता है, रोकड़ खाता क्रेडिट हुआ था इसलिए यहाँ पे लिख दिया था हमने 20,000 का माल खरीदा। इसी प्रकार यहाँ पर हमने बेचा भी था 10,000 का माल, तो उसे हमने विक्रय खाते में लिख दिया था। और कुछ नगद भी लेन देन हुए थे तो उनको भी हमने लिखा था। नगद बेचा था तो रोकड़ आई थी और हमने लिखा था, रोकड़ आई थी इसलिए रोकड़ खाता डेबिट किया था, क्योंकि व्यापार में जो वस्तु आती है उसे डेबिट किया जाता है और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट किया जाता है। उसी आधार पर हमने यहाँ लिखा था रोकड़ आई थी तो हमने लिखा था विक्रय खाते से। हमने आपको समझाया भी था कि यहाँ पर को और से के फॉर्मेट में हम लिखते हैं। तो क्रेडिट जो होता है उसे से के नाम से लिखते हैं और डेबिट जो है उसे को के नाम से लिखते हैं। उसी आधार पे हमने खाते बनाए थे। यहाँ पे समझाने का सिर्फ इतना रह गया था कि इनका शेष कैसा निकाला जाता है और आज इस वीडियो में वही शेष निकालने की हम पूरी बात करने वाले हैं। वही आपको समझाने वाले हैं कि कौन से खाते का शेष कहाँ हस्तांतरित किया जाता है। अक्सर करके विद्यार्थियों को यहाँ पे समस्या आती है। तो आप देखिए, जैसे हमने पूंजी खाता की बात की है और पूंजी खाता में आप देख रहे हैं यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष हैं।
डेबिट और क्रेडिट दोनों के लिए हम यहाँ पे योग करते हैं दोनों पक्षों का। यहाँ पर देखिए योग कितना आया, यहाँ पर 1 लाख रुपए हमारा योग आया, लेकिन इधर का योग कितना है, 0 योग है। तो दोनों तरफ एक जैसा करने के लिए, समान करने के लिए यह अनिवार्य है कि डेबिट जितना होगा उतना ही क्रेडिट होगा, और यदि समान करना है तो हमें इस ओर कुछ ना कुछ बात लिखनी होगी, तब यह दोनों समान होंगे। अर्थात इस तरफ हमें कितना लिखना होगा, पूरा जितना लिखा है उतना ही लिखना होगा। तो यहाँ पर 1 लाख हमें लिखना होगा, तब यहाँ पे दोनों सेम हो जाएंगे, 1 लाख हो गए और योग दोनों का एक जैसा हो गया। तो यह शेष निकालना कहलाता है। ऐसे ही रोकड़ खाते की हम बात बताते हैं आपको कि इस पक्ष में देखिए, यानी डेबिट पक्ष में, रोकड़ खाते के डेबिट पक्ष में 1,10,000 रुपये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन क्रेडिट पक्ष में आप देखिए यहाँ पर सिर्फ 20,000 दिखाई दे रहा है। अब डेबिट पक्ष जितना है उतना ही क्रेडिट पक्ष भी होना अनिवार्य है। यह हमारे लेखांकन में साफ स्पष्ट कहा है कि दोनों डेबिट जितना होगा उतना ही क्रेडिट भी होना ही चाहिए। यदि नहीं हुआ तो उसे हमें बैलेंस करना होगा, समानता दिखानी होगी। अर्थात यह 1,10,000 और यह सिर्फ 20,000, अर्थात इसमें कितना मिलाएं कि यह, क्योंकि 1,10,000 होगा तभी समानता आएगी। यदि हम 20,000 इधर लिख देंगे तो यह खुद बहुत ज़्यादा है, गलत हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे 1,10,000 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लिखें कि यह भी 1,10,000 हो जाए। यदि वैसे ही नहीं निकलता आपसे तो ऐसा हल करके आप देख सकते हैं, 1,10,000 माइनस इस तरफ कितना लिखा है 20,000, घटा देंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आया 90,000। जो निकल के आया उसे यहाँ पे लिख देंगे, हम क्रेडिट पक्ष की ओर लिख देंगे और इसे ही हम शेष के नाम से जानते हैं। इसे ही हम यहाँ शेष के नाम से जानेंगे, शेष कहेंगे। लेकिन अब इस शेष को हम किस नाम से लिखें, यह समस्या आती है और अक्सर करके सभी बोल देते हैं कि इसे शेष ले गया लिख दिया जाए। लेकिन यहाँ पे विद्यार्थियों को ध्यान देना होगा, जो खाते होते हैं तो खातों की जो प्रकृति होती है उस प्रकृति के आधार पर इसे लिखना चाहिए और लिखा जाता है। और खातों की प्रकृति कितनी होती है, आपने देखा व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता एक खातों के प्रकार हैं। दूसरा है वास्तविक खाता, वास्तविक खाता। और तीसरा जो है वह नाम मात्र का खाता। ये 3 खाते होते हैं। इन 3 खातों के नियम के आधार पर ही हम लेखा करते हैं। तो व्यक्तिगत खाते जो होंगे, इन खातों का जब यहाँ पे शेष निकलेगा, उन शेषों को हम, व्यक्तिगत जो खाता होगा उन खातों का जो शेष निकलेगा उसे हम शेष बोलते हैं। और शेष ले गया या आगे ले गया, कुछ नीचे ले गया, सब अलग अलग प्रकार से 3-4 रूप में इसे लिखते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, आप ले गया लिख सकते हैं। वास्तविक खाता जो होता है वो 2 प्रकार का खाता, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 2 प्रकार से यहाँ वास्तविक खाता जो है वह लिखा जाता है। पहला स्थायी संपत्ति वाला या दायित्व वाला, संपत्ति या दायित्व के रूप में। और दूसरा जो वास्तविक खाता होता है वह स्टॉक के संबंध में होता है। अब जो भी स्थायी संपत्ति या दायित्व के संबंध में खाते होंगे उनको हम लिखते हैं शेष ले गया या नीचे ले गया, आगे ले गया। कौन से खातों को, जो स्थायी संपत्ति या दायित्व से संबंधित खाते होते हैं उन्हीं को लिखा जाता है। और जो स्टॉक से संबंधित जो खाते होते हैं,
अर्थात हम उनको चालू खाते भी कह सकते हैं। तो उन्हें व्यापार खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात है कि जो स्टॉक यानी माल से संबंधित, यहाँ हम बोल सकते हैं माल से संबंधित जो भी लेन देन होंगे, जो भी खाते होंगे, उन्हें व्यापार खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। और तीसरा बचता है नाममात्र का खाता, और नाममात्र के खाते के अंतर्गत जो भी शेष आएगा उन्हें हम लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करते हैं। लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। तो ये बहुत विशेष बात थी कि खातों की प्रकृति के आधार पर हम उन्हें उस खाते के शेष के नाम से लिखते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, पूंजी खाता हमने लिखा है, और जो पूंजी खाता है, इस पूंजी खाते की जो प्रकृति है वह प्रकृति क्या है? यह पूंजी खाता है वह व्यक्तिगत खाता होता है। व्यक्तिगत खाता क्यों होता है? क्योंकि ये मालिक का पैसा होता है और मालिक को कभी ना कभी हमें वापस करना होगा, इसीलिए पूंजी खाता एक व्यक्तिगत खाता होता है। हमने ये वीडियो में समझाया भी है, पिछले वीडियो में आपने नहीं देखा है तो पारिभाषिक शब्दावली के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। व्यक्तिगत खाता और व्यक्तिगत जो भी खाता होगा उस खाते का हम शेष ले गया लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेष ले गया। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा रोकड़ खाता जो है, यह रोकड़ खाता में आप देखिए, रोकड़ खाता कौन सी प्रकृति का है? रोकड़ खाता जो है वह वास्तविक खाता कहलाता है, और वास्तविक खाता में भी आप देखिए स्थायी संपत्ति या दायित्व से संबंधित जो खाता है, यह माल से संबंधित खाता नहीं है। रोकड़ भले चालू संपत्ति से संबंधित है लेकिन है संपत्ति, इसीलिए इसे भी हम शेष ले गया लिखेंगे। यदि यहीं पर हम क्रय खाता यदि तैयार कर लेते तो क्रय खाते को हम कहाँ ले जाते? व्यापार खाते में, क्योंकि क्रय खाता जो है या विक्रय खाता जो है वह माल से संबंधित है, और उन व्यवहारों का, उन खातों के शेषों को व्यापार खाते में हस्तांतरित किया जाता है। लाभ हानि खाते जैसे वेतन, बोनस, कमीशन, मजदूरी आदि के खाते होते हैं, उन्हें लाभ हानि खाते में हस्तांतरित लिखना होगा। इस प्रकार इन खातों का शेष निकाला जाता है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक स्टूडेंट